आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रही हूँ कि वो क्या कारण होता है कि जब आप कृष्णमूर्ति पद्धति के जरिए प्रॉमिस पढ़ भी लेते हैं कि जातक के जीवन में शादी का प्रॉमिस है, शादी होने का लिख कर आया है भाग्य में इसके, फिर भी इसकी शादी नहीं हो पा रही है। ये पढ़ने के बाद भी मतलब आपको लगता है, फिर आप इस पद्धति के ऊपर आप संशय करने लगते हैं, कहने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सही नहीं है, इसकी एक्यूरेसी कम है, उसकी एक्यूरेसी कम है, कौन से एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताती हूँ कि क्या रीज़न होता है जब घटना घटित नहीं होती है प्रॉमिस होने के बावजूद भी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर नियम जो होता है ज्योतिष का, मैं आपको वीडियो में चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फ्री में लर्निंग कोर्स ये चला रही हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, आप फ्री में लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक बात और कह दूं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा जल्दी है, अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप ये वीडियो मत देखो। अगर आपको पूरी बात समझनी है तो मेरे वीडियो को देखो, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या बात आपको समझाने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया कि आपको प्रॉमिस किस तरह से पढ़ना है कि शादी होने का प्रॉमिस है कि नहीं। अब आपने प्रॉमिस पढ़ना आप सीख गए, इसके बाद आपके मन में अगली इच्छा यही आएगी कि अरे यार इसकी तो पत्री देखी, इसकी पत्री देखी, सबकी पत्री में प्रॉमिस था लेकिन शादी इसकी नहीं हुई, क्या कारण है, रीज़न क्या था। तो दोस्तों प्रॉमिस एक चीज़ होती है, ज्योतिष जो आधारित है वो सबसे पहले तो आपको प्रॉमिस पढ़ना होता है कि है कि नहीं है प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो फिर आप वो घटना क्या घटित होगी। तो पहले तो प्रॉमिस पढ़ना सीखिए। इसके दूसरे नंबर पे आपको बता दें क्या चीज़ होती है, वो होता है गोचर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कोई भी घटना आपको संतान लाभ चाहिए है, संतान नहीं हो रही है, आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो, कोई भी घटना आपकी कुंडली के अंदर भले ही प्रॉमिस है, लेकिन दोस्तों वो घटित केवल तब ही होगी जब गुरु का ट्रांजिट अलाउ करेगा। गुरु का गोचर जब तक आपकी कुंडली पे सही नहीं आएगा तब तक वो मतलब घटना घटित नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने प्रॉमिस पढ़ा, इसके बाद आप गोचर को एक बार टैली करिए कि क्या गोचर भी सही बैठ रहा है कि नहीं। आपने किसी जातक से बोल दिया कि तुम्हारी शादी प्रॉमिस में है, अब वो तो आपको बाद में उटपटांग कहेगा अरे इन्होंने देख के बताया था फिर भी शादी नहीं हुई। तो उसके लिए आपको गोचर देखना होगा। गोचर कैसे देखा जाता है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे गोचर देखना है कि शादी प्रॉमिस होते हुए इनकी प्रॉमिस थी शादी, इसके बावजूद भी नहीं हुई। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉमिस पढ़िए, देखिए इनकी जो डिटेल है वो ये है, ये देख लीजिए। इनकी उम्र इस समय 46-47 साल है, 74 का इनका जन्म है, ये देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या होगा, ये केपी कुंडली है इनकी, ये देखिए सामने खुली है, ये केपी कुंडली है और ये राशि कुंडली है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये देखना है ये सारे ग्रहों की पोजीशन है, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस उपनक्षत्र में बैठा है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये भाव संधि टेबल है, इसमें आपको 1 से लेकर 12 भाव के सब लॉर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना है, क्या जातक के जीवन में प्रॉमिस है कि नहीं है मैरिज। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7वें भाव का उपनक्षत्रपति शनि बन रहा है इनकी पत्री में, और जो शनि है वो 11वें भाव से संबंध बना रहा है, ये देखिए 11वें भाव से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शादी तो प्रॉमिस में है, क्योंकि मैंने कहा था कि 7वें भाव का जो उत्पत्ति है वो 2, 7, 11 भाव से यदि संबंध बना लेगा तो वो शादी ज़रूर दे देता है। लेकिन अब बात ये आ जाती शादी हुई क्यों नहीं इनकी, क्योंकि दोस्तों इनके शादी प्रॉमिस है इनकी पत्री में, फिर भी घटना घटित नहीं हुई। इनकी 46-47 साल उम्र हो गई है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आप यहाँ चले आइए, ये देखिए ये ग्रह निर्देशन खाका ये करके लिख कर आ रहा है, इसको खोल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हर ग्रह कौन से भाव का प्रथम स्तर का कार्येश है, द्वितीय स्तर का कार्येश है, तृतीय स्तर का कार्येश और चतुर्थ स्तर का कार्येश है, ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि यहाँ पर कौन कौन सा ग्रह प्रथम स्तर का कार्येश है 7वें भाव का। तो आप यहाँ प्रथम स्तर के कार्येश में देखिए तो आपको कोई भी ग्रह प्रथम स्तर का कार्येश 7वें भाव का नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर चौथा भाव लिख के आ रहा है, अगर सूर्य यहाँ 7वां भाव लिख कर आता तो सूर्य को हम कहते हैं कि प्रथम स्तर का कार्येश है 7वें भाव का। लेकिन देखिए प्रथम स्तर कार्येश में आपको कोई ग्रह नहीं मिलेगा।
अब जब बात करते हैं द्वितीय स्तर कार्येश की, तो द्वितीय स्तर कार्येश के अंदर भी एक बार ज़रा देख लीजिए, नज़र मार लीजिए। यहाँ भी आपको 7वां भाव नज़र नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ भी वो विवाह के लिए हामी कोई ग्रह नहीं बन रहा द्वितीय स्तर पे भी। अब तृतीय स्तर की बात करते हैं तो तृतीय स्तर पे देखिए यहाँ पर सूर्य हमें मिल रहा है, 2-7 भावों का कार्येश बना, बुध हमको मिल गया। तो यहाँ पर केवल ये 2 ही ग्रह मिले हैं तृतीय स्तर कार्येश पर दोस्तों, ठीक है, जो कि कमज़ोर हैं। तृतीय स्तर एक कमज़ोर स्तर माना जाता है दोस्तों कार्येश, लेकिन कार्येश तो है वो 2-7-11 2-7 भाव का। अब अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ग्रह आपको और मिल जाएगा, वो है शुक्र। ये देखिए, तो जो शुक्र है वो भी चतुर्थ स्तर का कार्येश बना है। तो यहाँ पर आपको 3 ग्रह, सूर्य, बुध और शुक्र, 3 ग्रह ही मिले हैं केवल, दो दूसरे और 7वें भाव के कार्येश के रूप में। लेकिन दोस्तों फिर भी इनकी शादी नहीं हो पाई है, मतलब 3 ग्रह हैं कार्येश, फिर भी शादी नहीं हो पाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति किसी ऐसी राशि के अंदर गोचर करते हैं जो कि 2 और 7 भाव के कार्येश होते हैं, दूसरे और 7वें भाव के, तब विवाह होने की संभावना होती है जातक की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा केवल एक तो 3 ही ग्रह एग्री कर रहे हैं, मतलब 9 में से केवल 3 ग्रह ही इनको शादी देने के लिए एग्री कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि क्या वाकई में ये तीनों ग्रह बहुत स्ट्रांग रूप में, मतलब क्या 2-7 भाव का फल दे पाएंगे कि नहीं। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा कि ये सूर्य किस सब लॉर्ड में बैठा है, और ये बुध किस उपनक्षत्र में बैठा है, ये शुक्र किस उपनक्षत्र में बैठा है। अगर इनके उपनक्षत्र भी 2-7 भाव से कनेक्शन बनाएंगे तब तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई में ये 2-7 भाव का फल देने में सक्षम है। तो यहाँ पर चल के देखिए इस पत्री के अंदर कि ये कौन से उपनक्षत्र में बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे सूर्य का उपनक्षत्र मिल जाएगा, सूर्य शुक्र के उपनक्षत्र में बैठे हैं। आपने देखा था कि शुक्र चतुर्थ स्तर का 2-7 भाव का कार्येश बना, तो यहाँ पर सूर्य ओके है, शादी दे सकता है। और बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र से निकल चुके हैं, शनि की राशि में और सूर्य के नक्षत्र से निकल चुके हैं, पिछले वर्ष में थे वो। इसकी बात करें तो यहाँ पर जो अगला ग्रह था वो बुध था, तो बुध यहाँ अपने ही उपनक्षत्र में बैठा है, तो बुध भी यहाँ शादी देने में सक्षम है। तीसरे स्तर की बात करें तो और कौन सा एक ग्रह देखा था, तो शुक्र का उपनक्षत्र हमने देखा राहु है। क्या राहु का संबंध किसी भी प्रकार से 2-7 भाव से बन रहा है, तब हम शुक्र को लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे राहु का संबंध यहाँ दूसरे और 7वें भाव से तो नहीं बन रहा है किसी भी स्तर से, ना प्रथम, न द्वितीय, न तृतीय। इसके साथ ही तो शुक्र यहाँ थोड़ा कमज़ोर कार्येश हो गया, लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध हमको 2 मिले जो तृतीय स्तर पे हमें कार्येश मिल रहे हैं, दोनों ही ग्रह। लेकिन सूर्य के नक्षत्र से बृहस्पति निकल चुके हैं हम, अब बुध के नक्षत्र में अगले साल जाएंगे। क्या ये बुध के नक्षत्र में जिस समय बृहस्पति रहेंगे उस समय क्या शादी दे पाएंगे? तब इसके लिए हमें बृहस्पति का जो गोचर है, वो बृहस्पति का जो राशि स्वामी है उसको देखना होगा। जैसे बृहस्पति प्रेजेंट टाइम में आप अगर कुंडली बनाते हैं, गोचर कुंडली इनकी, तो देख लीजिए कि बृहस्पति प्रेजेंट टाइम कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब जो लोग क्या बोलते हैं कि गोचर नहीं समझ पाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर चले जाइए, आपको एस्ट्रोसेस खोल लीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि बृहस्पति इस समय कौन से राशि कौन से नक्षत्र में है। तो यहाँ से आप खोलेंगे तो आपको ये बनाएंगे कुंडली, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों कि बृहस्पति कौन से नक्षत्र उपनक्षत्र के अंदर बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में और कौन सी राशि में। तो बृहस्पति शनि की राशि में। अब शनि को देखते हैं, क्या शनि का 7वां भाव प्रथम स्तर का कार्येश बना, तो देखा शनि यहाँ पर 11वें भाव का तो बन रहा है, लेकिन 7वां भाव से कनेक्शन नहीं बना रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या शनि का जो उपनक्षत्रपति है जो कि शनि ही बन रहा है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो शनि का उपनक्षत्र शनि ही बन रहा है, तो शनि का संबंध यहाँ तो 7वें भाव से नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि शनि जो है वो 7वें भाव का उपनक्षत्र बन रहा है। इसका मतलब शनि का 7म भाव से संबंध तो बन गया, और बृहस्पति शनि की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पहले बृहस्पति मकर राशि के अंदर गोचर कर चुके हैं, और मकर राशि में पहला जो नक्षत्र पड़ता है वो सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। लेकिन सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बृहस्पति स्थित जब तक रहे 2-3 महीने, तब तक उन्होंने विवाह नहीं दिया जातक को। अब उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि विवाह क्यों नहीं दिया है जातक को, तो दोस्तों उसके पीछे कारण होता है दशा। आपको दशा देखनी होगी कि जातक को दशा कौन सी है। पता लगा उस समय जो अंतर दशा है वो फेवर ही नहीं कर रही है शादी का, और आप सोच रहे हैं कि अरे शादी क्यों नहीं हो रही है, जो योग है सब चीज़ें हैं प्रबल चल रहा है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। अब इसके लिए क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ज़रा एक बार डिटेल में चल के। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको पूरा देखेंगे तभी समझेंगे दोस्तों।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बस एक दो चीज़ पकड़ ली और आप पूरी प्रोडिक्शन कर दी आपने, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, उसको समझना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जैसे ही कुंडली खोलेंगे इनकी, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इनकी कुंडली खोली, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इनको दशा कौन सी, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि महादशा अंतर्दशा का भी कुछ मतलब रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं ये। तो दशा आप देख लीजिए, इनको इस समय प्रेजेंट टाइम शनि की ही दशा चल रही है, यानी शनि की महादशा चल रही है। और अंतर्दशा इससे पहले जब बृहस्पति का गोचर रहा है, क्या बोलते हैं कि सूर्य के नक्षत्र में, तो देखिए अंतर्दशा शनि की ही थी। तो शनि का संबंध यहाँ 7वें भाव से तो बन रहा है, लेकिन उतना प्रबल नहीं बन रहा है। 7वें भाव का प्रथम स्तर का कार्य शनि नहीं बन रहा, 11वें भाव का कार्य जरूर बना है। अब शनि में प्रेजेंट टाइम जो देखा जाए तो इनको बुध की अंतर्दशा चल रही, तो बुध भी फेवर कर रहा है शादी के लिए, शनि भी कर रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम जो गुरु का गोचर, अभी का गुरु का गोचर हो रहा है, अब ये देख लीजिए वो जिस नक्षत्र में हो रहा है उसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अभी जो गुरु हैं वो ये देख लीजिए कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, तो अभी गुरु महाराज का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के अंदर जिस नक्षत्र में वो गोचर कर रहे हैं वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये कुंडली ऐसे बना लीजिए और ये देखिए आपको उनका नक्षत्र मिल जाएगा गुरु महाराज का, कि इस समय किस नक्षत्र में चल रहे हैं गुरु महाराज। क्योंकि जब तक गुरु का राशि स्वामी, गुरु का नक्षत्र स्वामी अलाउ नहीं करेगा, घटना घटित नहीं होगी, कितना भी प्रॉमिस क्यों ना प्रबल हो। अब यहाँ देख लीजिए गुरु का नक्षत्र प्रति प्रेजेंट टाइम में मंगल है। अब देखना है क्या मंगल इनकी कुंडली के अंदर, क्या शादी वाले विवाह वाले जो भाव हैं 2, 7, 11 से कोई कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसके लिए आपको फिर से इनकी कुंडली खोलनी होगी। अब कुंडली खोल के देखते हैं कि क्या मंगल प्रथम, द्वितीय, मंगल किस नक्षत्र में बैठा है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा इनकी कुंडली में। तो मंगल सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के उपनक्षत्र में बैठा है। अब यहाँ फिर से चल के देखते हैं क्या मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से 2, 7, 11 भाव से बन रहा है। तो यहाँ आप आके देखिए मंगल का संबंध 5वें भाव से है। मंगल का नक्षत्रपति चंद्रमा है, चंद्रमा का भी मतलब उपनक्षत्रपति चंद्रमा, तो चंद्रमा का संबंध देखिए 7वें और दूसरे भाव से हुआ ही नहीं, मंगल का भी संबंध नहीं बन रहा। इसका मतलब मंगल 6ठे भाव से, जो कि 7वें का 12वां भाव है, उससे संबंध बना रहा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में स्थित है और ये विवाह इनको नहीं देंगे। भले ही बृहस्पति का राशि स्वामी शनि विवाह देने के लिए सक्षम है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्रपति सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये घटना घटित नहीं होगी जब तक बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें तो मंगल के बाद बृहस्पति राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु को देख लीजिए, क्या राहु प्रथम स्तर का कोई या द्वितीय या तृतीय स्तर का कोई कार्य बन रहा है 2, 7, 12, 11 भाव का, तो नहीं बना दोस्तों, देख लीजिए। अब राहु और केतु के हम राशि स्वामी को भी लेते हैं, नक्षत्र को लेते हैं, तो राहु को यहाँ पे देख लीजिए। राहु के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि राहु के ऊपर दृष्टि किस ग्रह की, क्योंकि राहु केतु सबसे पहले उन मतलब ग्रहों का फल देते हैं जो उनको देखते हैं। तो कोई ग्रह यहाँ राहु को नहीं देख रहा सिवाय मंगल के, तो मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है राहु के ऊपर। उसके साथ ही राहु जो हैं वो मंगल की ही राशि में बैठे हैं। अब मंगल को हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से यहाँ बन नहीं रहा 7वें भाव से। इसका मतलब है कि राहु के नक्षत्र रहते हुए भी ये शादी दे पाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। राहु के नक्षत्र में जब बृहस्पति चले जाएंगे, अभी 23 मई से जाने वाले हैं बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में, लेकिन राहु के नक्षत्र में भी ये शादी नहीं दे पाएंगे। उसका कारण यही है कि राहु मंगल की राशि में है और राहु को मंगल ही दृष्टि दे रहा है, तो मंगल का संबंध यहाँ 6ठे और 8वें भाव से बन रहा है, तो ये शादी नहीं इतनी प्रबलता से दे पाएंगे। अब अगर बात करें तो यहाँ पर राहु आगे बुध के नक्षत्र में है, तो बुध के नक्षत्र में बैठने के कारण बुध और सूर्य का संबंध, बुध के नक्षत्र में, सूर्य के उपनक्षत्र में बैठे हैं, तो बुध के नक्षत्र में राहु बैठे तो बुध का संबंध यहाँ बन रहा है। तो कुछ संभावनाएं हम कह सकते हैं कि शायद बन जाए इनके विवाह, या कुछ मतलब बातचीत चल जाए या किसी तरह कहीं हो जाए, बात की बात है। लेकिन दोस्तों देखा जाए उसके लिए अब सूर्य का गोचर लिया जाएगा कि मान लीजिए 2 या 3 महीने बृहस्पति एक नक्षत्र के अंदर रहते हैं, तो उस एक नक्षत्र में रहने के बाद वो जो सूर्य देवता हैं वो भी कम से कम एग्री करें वो जिस राशि के अंदर गोचर, जैसे वर्तमान में जो सूर्य देवता है वो मंगल के ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल के राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, केतु का, सूर्य का और शुक्र का।
तो यहाँ पर आपने देखा शुक्र तो तब भी दिखा रहे हैं, सूर्य भी दिखा रहे हैं, लेकिन मंगल यानी सूर्य का जो राशि स्वामी है वो नहीं दिखा रहा है शादी। इसका मतलब है कि इस दौरान शादी होना तो संभावना है ही नहीं। इसके बाद वो शुक्र की राशि में जाएंगे और शुक्र की राशि में वो 13 दिन एक नक्षत्र में सूर्य रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि गोचर सही बैठ ही नहीं पा रहा है उनकी शादी के लिए। तो जब तक गोचर सही नहीं बैठेगा तब तक शादी होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कारण तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने प्रॉमिस चेक कर लिया, इसके बाद आप फिर आरोप लगाओगे कि अरे उनका भी था नहीं हुआ। इसके बाद आप गोचर चेक करो, अच्छे से चेक करो कि बृहस्पति का गोचर किसी ऐसी राशि के अंदर हो रहा है जो 2 7 11 भाव से कनेक्शन बनाए है। फिर बृहस्पति के नक्षत्र को पकड़ो, क्योंकि अगर साल निर्धारित करना है तो बृहस्पति का राशि स्वामी बताएगा कि इस साल घटना घटित होगी। महीने डिसाइड करने हैं कि 2 3 4 महीने के अंदर कब घटना घटित होगी। उस जिस मतलब साल आपने निर्धारित कर लिया कि 2021 में घटना घटित होगी, तो उस 2021 के कौन से महीने में घटना घटित होगी, बृहस्पति का नक्षत्र आपको बहुत अच्छे से बता देगा। उसके साथ ही बृहस्पति के नक्षत्र पकड़ने के साथ ही सूर्य का राशि और नक्षत्र पकड़ लो। अगर ये दोनों भी एग्री हो गए, बृहस्पति और सूर्य दोनों एग्री हो गए, तो फिर हम कह सकते हैं घटना घटित हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों गोचर निकाला जाता है। और अगर गोचर सही नहीं बैठता है तो घटना चाहे कितनी भी प्रॉमिस में क्यों ना हो, वो घटना नहीं घटित होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जिन्होंने पूरा देखा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाती रहूं और आपको समझाती रहूं कि क्यों घटना घटित नहीं होती, योग होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं हो पाती है, उसका कारण क्या होता है, ये वीडियो में आपको मैंने बस समझाने की कोशिश करी है। इसी तरह आप आगे भी मेरा हौसला बढ़ाते रहें तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। नमस्कार।